Please subscribe our channel and press bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल i+ लर्निंग में। मेरा नाम है ध्रुव राय। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ताप एवं दाब। यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं, ताप एवं दाब। फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम। तो चैप्टर का नाम है ताप एवं दाब यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से रेलवे के एग्ज़ाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो ये आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है, आरआरबी चंडीगढ़ में, आरआरबी जम्मू में, आरआरबी इलाहाबाद में, आरआरबी सिकंदराबाद में। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? ऑप्शन में दिया हुआ है, पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, वह ऊष्मा का जल्दी अपशोषण करता है, ऊष्मा अधिक समय के लिए सुरक्षित रखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो आपको जानकारी होना चाहिए क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव अपनी अवस्था को परिवर्तित करके वाष्प में बदल जाता है। जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि सीधे शब्दों में जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है तो वो कहलाता है उसका क्वथनांक। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था हमारा कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है। तो प्रेशर कुकर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब ज़्यादा होता है। अब दाब का क्या संबंध है क्वथनांक से? दाब अगर अधिक होगा, अगर दाब हम बढ़ा देंगे, दाब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्वथनांक हमारा, दाब अधिक होगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा, और दाब अगर कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक घट जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। तो प्रेशर कुकर में क्या है? दाब अधिक होता है, दाब अधिक होने की वजह से उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि पानी को उबलने के लिए या भोजन को पकाने के लिए हमें अधिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो होगा क्या? जब तापमान की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा तापमान मिलेगा तो भोजन क्या होगा? जल्दी पक जाएगा। यही कारण है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन जल्दी पक जाता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहाड़ों पर क्या होता है? भोजन देर में पकता है। तो पहाड़ों पर क्या होता है? दाब कम होता है। पहाड़ों पर क्या होता है? दाब कम होता है। दाब कम होने की वजह से पहाड़ों पर भोजन देर से पकता है। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसी से याद रखिए, जहाँ दाब ज़्यादा होगा वहाँ क्वथनांक ज़्यादा होगा, यानी कि भोजन जल्दी पकेगा प्रेशर कुकर में। जहाँ दाब कम होगा वहाँ क्वथनांक कम होगा, भोजन देर से पकेगा। तो पहाड़ों पर, यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे देखेंगे। तो पहाड़ों पर भोजन देर से पकता है क्योंकि दाब वहाँ पर कम होता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन वही है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन में दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात की पहाड़ों पर क्या होगा? दाब कम होगा, दाब कम होने की वजह से क्वथनांक भी कम होगा। तो पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगेगा, क्योंकि पानी उबलने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो क्वथनांक होता है वो। तो दाब कम होगा तो क्वथनांक कम होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? अभी हमने बात की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी महेंद्र घाट में 2007 में। तो ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? ऑप्शन में है, जलावन का अभाव रहता है, पानी का घनत्व बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर क्योंकि दाब जो प्रेशर होता है पहाड़ों पर वो कम होता है तो क्वथनांक उसका कम होता है, तो जो वायुमंडलीय दाब है वो पहाड़ों पर कम होता है। इसका आंसर यही होगा। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से पूछे गए हैं क्वथनांक से। क्वथनांक समझ में आ गया होगा आपको, साथ ही आपको दाब और इसके बीच में क्या संबंध है वो भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी इलाहाबाद में, पारा का निम्नतम हिमांक
कितना है, पारे का जो है वो निम्नतम हिमांक कितना है। ऑप्शन में है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -69 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए पारा जो होता है ये एकमात्र ऐसी वस्तु है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पारे का जो हिमांक होता है, यानी कि जब यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। और पारे का जो क्वथनांक होता है, यानी कि जब यह वाष्प में परिवर्तित होता है, ये होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पारे से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पारे से रिलेटेड याद रखना है। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी चंडीगढ़ में, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो शक्कर के घोल का तापमान अगर बढ़ा देंगे तो शक्कर की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि तापमान बढ़ने पर क्या होगा, जो शक्कर के मध्य में जो अणु है, इनको तोड़ने के लिए इनको ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर तापमान बढ़ा देंगे तो इनको ऊर्जा बढ़ जाएगी, इनको ऊर्जा प्राप्त होगी, इनके जो शक्कर के बीच के अणु हैं इनको तोड़ने के लिए। तो अणु टूट जाएंगे जल्दी और क्या होगा, शक्कर की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये आरआरबी भोपाल इलाहाबाद में पूछा गया है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन में वही सब है, तो इसमें हम इसका आंसर देखते हैं। ग्रीष्म काल यानी गर्मियों में हम हल्के कलर के कपड़े, सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। तो जो हल्का कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है, ये क्या करता है, ऊष्मा का अवशोषण जो है वो कम करता है और परावर्तन अधिक करता है। यानी कि आपके शरीर के अंदर हीट कम आएगी और जितनी भी आएगी वो परावर्तित भी हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और जो काले कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो डार्क कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण तो करते हैं लेकिन परावर्तन नहीं कर पाते हैं, कम करते हैं। इस वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है डार्क कपड़ों में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हल्के कपड़े या सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का जो अवशोषण करते हैं लेकिन उसका परावर्तन भी अधिक करते हैं, तो जो हीट होती है वो वापस चली जाती है, इसलिए हमें उनमें गर्मी नहीं लगती है। तो इसमें अगर ऑप्शन आएगा तो आपको लगाना है कि ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं या अधिक परावर्तन करते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन दिया हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा जब रेल की पटरियाँ होती हैं, ये मान के चलिए एक पटरी है रेल की, तो होता क्या है, जब एक पटरी समाप्त हो जाती है दूसरी पटरी जोड़ी जाती है तो बीच में एक स्थान छोड़ दिया जाता है। तो वही पूछा गया है कि ये जो स्थान होता है ये इतना स्थान रिक्त क्यों होता है दो पटरियों के बीच में। तो ऑप्शन में है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी करने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा धातु जो होती है वो गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। तो अगर ये स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, अगर पटरी के बीच स्थान नहीं छोड़ा जाएगा तो होगा क्या, जब गर्मी आएंगी धातु गर्म होगी तो वो स्थान वो और फैलेगी। तो फैलने पे क्या होगा, ये जो पटरी है ये टेढ़ी हो सकती है यहाँ से। लेकिन अगर हमने स्थान छोड़ दिया तो अगर फैलेगी तो उसके लिए स्थान मिलेगा उसे, तो फैल सकती है आराम से, इसलिए छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। तो इसका आंसर यही होगा कि जो धातु होती है, जो पटरियाँ होती हैं, तो धातु जब गर्म होती है तो वो फैलती है और ठंडी होती है तो संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं इसको भी। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है। जो केल्विन स्केल है उस पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये होता है 310 केल्विन। अगर हम फ़ारेनहाइट पर बात करें तो वो होता है 98.6 और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीन वैल्यू है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है कि संघनन क्या है। तो संघनन एक क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। ये देखिए आप, आरआरबी चेन्नई एएसएम में, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी रांची, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी रांची में, फिर आरआरबी रांची में 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन क्या है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। एक फॉर्मूला आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है वो, C/5 = F - 32/9। ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको कोई वैल्यू सेंटीग्रेड में दी हुई है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, या फ़ारेनहाइट में दी हुई है तो सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, बहुत ही काम में आएगा आपके, इसको आपको याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर होंगे, समान हो जाएंगे। तो हम तापमान मान के चलिए हम ले लेते हैं x डिग्री सेंटीग्रेड या x हम ले लेते हैं, तो समान हो जाएंगे, इसलिए मैं समान तापमान लेना पड़ेगा। किस तापमान पर समान होंगे, तो x/5 हमने सेंटीग्रेड में x ले लिया है, फ़ारेनहाइट भी हमने x ले लिया है, x - 32/9। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9x = 5x - 5 का इंटू होगा इसमें 160। तो ये 5x यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 4x = 160। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, ये जो फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है ये दोनों समान होते हैं 40 पर, तो इसका आंसर क्या आएगा 40। इसको सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे, ये तापक्रम आ गया। इस तापमान पर 40 डिग्री पर जो सेंटीग्रेड होता है और जो फ़ारेनहाइट होता है ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ये वैल्यू आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं, या आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालने की जरूरत ही ना पड़े, टाइम अगर बचाना है तो आपको इस वैल्यू को आप याद रख लेंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ़ारेनहाइट है और जो सेंटीग्रेड है दोनों समान होते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ऋणात्मक -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये फॉर्मूला अभी हम लिखा रहने देते हैं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर सुनिए एक बार, -40 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है फ़ारेनहाइट में, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन्होंने दिया है, ये पूछा है फ़ारेनहाइट में किसके बराबर है। तो यही फॉर्मूला इसमें हम वैल्यू रखेंगे -40 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5F - 32/9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 5F 160 = -360। तो 5F = हो जाएगा 200 और ये माइनस का 200 आएगा, तो F = हो जाएगा -40। ये तो हमने निकाल लिया यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके। लेकिन अगर हमने पिछला क्वेश्चन देखा था तो प्लस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर है 40 डिग्री, तो माइनस का क्या होगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते थे, या आप फॉर्मूला से अगर देखना चाहें तो फॉर्मूला से भी देख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये भी RRB अहमदाबाद, RRB मुंबई, RRB चंडीगढ़। क्वेश्चन क्या है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो अगर किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वो कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है ये, किसी एक पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार सुना होगा आपने, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊपर जब ऊंचाई बढ़ती है तो दाब कम हो जाता है। यही एक रीज़न है, दाब कम होने की वजह से स्याही बाहर निकल आती है। तो इसको आपको अच्छे से रट लेना है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। फिर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है जो आपको बता चुके हैं हम। इसमें पूछा गया है, एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या हुआ। तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम आएगा आपके, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसका आंसर निकल आएगा। फिर एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, क्यों। तो ऑप्शंस दे रखे हैं। आपने महसूस किया होगा कि हम गर्म पानी से उतना नहीं जलते जितना कि अगर हम भाप पर हमारा हाथ पड़ जाए, भाप से हमारा हाथ जल जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि भाप में एक गुप्त ऊष्मा रहती है। भाप की ऊष्मा हमेशा जो उसी टेम्परेचर में जो पानी होगा उससे भाप की ऊष्मा हमेशा अधिक होगी, क्योंकि भाप में एक गुप्त ऊष्मा रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। इसका आंसर होगा भाप, जो वाष्प है उसमें अधिक ऊष्मा होती है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा होती है इसकी वजह से। ठीक है, आगे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो इसी फॉर्मूले पर दिए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि रेलवे में भी अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो आपको ये याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है मृत सागर, माउंट एवरेस्ट, नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो हमसे पूछा है कि किस स्थान पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो दाब के बारे में एक चीज़ और देखना है आपको कि जब जो दाब होता है, मान के चलिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी तल है, तो दाब पृथ्वी के ऊपर जाने पर हमेशा घटता है, दाब घटेगा अगर हम ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर हम पृथ्वी तल के नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दाब बढ़ेगा। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मृत सागर। मृत सागर क्या है, मृत सागर का जो तल होता है वो समुद्र का जो तल होता है उससे काफ़ी नीचे है। तो मृत सागर यानी कि ये नीचे की साइड है, पृथ्वी के नीचे, समुद्र तल से नीचे है, तो वहाँ पर दाब ज़्यादा होगा। तो आपने पहले ही हमने पढ़ा है अभी क्लास के स्टार्टिंग में कि जहाँ पर भी दाब ज़्यादा होगा वहाँ पर क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। दाब अगर बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है, दाब कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो अगर दाब ज़्यादा होगा तो क्वथनांक ज़्यादा होगा। पूछा गया है क्वथनांक कहाँ पर उच्चतम होगा, तो मृत सागर में जो है क्वथनांक वो उच्चतम होगा। फिर एक क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। तो चक्रवात के बारे में जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि जो चक्रवात होता है उसके केंद्र में, जो केंद्र होता है इसमें निम्न दाब होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है इसमें, और चारों ओर इसके उच्च दाब होता है, यहाँ पर उच्च दाब होता है। इतना आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। चक्रवात में जो केंद्र होता है वो निम्न दाब होता है, चारों ओर उच्च दाब होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इतना याद रखिए। बाकी हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डिटेल में चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन है चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, बॉयल के नियम का सूत्र है। आरआरबी अहमदाबाद में पूछा गया है कि बॉयल के नियम का सूत्र क्या है। तो बॉयल का नियम क्या होता है, बॉयल का नियम है सामान्य ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आयतन अगर V है तो V व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 प्रेशर, दाब के। ये होता है बॉयल का नियम। तो उन्होंने सूत्र पूछा है, सीधा सूत्र क्या होगा ये। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम बात कर चुके हैं पहले, केवल क्वेश्चन देख लीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होगी, क्योंकि। तो सीधी सी बात है, भाप में अधिक ऊष्मा होती है। अगर हम उसी टेम्परेचर का पानी है, उसी टेम्परेचर की भाप है, तो हमारा हाथ भाप से ज़्यादा जलेगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन देखे हैं ये तापमान और दाब से पूछे गए हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर से। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यही हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, प्रकाश के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो साइंस से क्लास शुरू करने का हमारा कारण यही था कि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम्स में। तो साइंस अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा 40%, अराउंड 40% तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा i+ लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें चैट ऑप्शन के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।